कितनी औकात है इन लोगों की यार, कितनी औकात हो गई इन लोगों की। ये दो दो कौड़ी के अब्दुल्ला, दो दो कौड़ी के। यही डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि एक बार हमने ये फैसला कर लिया कि हमें 370-35 से हटाना है तो क्या हुआ, कख नहीं हुआ। अगर मेरे पास 1-2 करोड़ रुपए हैं, मेरा दिमाग खराब है, मैं कश्मीर में जमीन खरीदूंगा। कश्मीर भी चलेगा, फिलिस्तीन भी चलेगा, सारे मुद्दे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले टाइट होना है पाकिस्तान को। वो मिट्टी ऊपर वाले ने, अल्लाह ने जब पाकिस्तान की मिट्टी बनाई थी, ये सोच के बनाई थी कि ये जो है बच्चे इस मिट्टी के पैदावार ये अफीम उगाएंगे। बोला था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इससे निकलेगा, डॉलर कमाएंगे भैंसें बेच के। अब इन्होंने लेटेस्ट स्कीम इनकी आई है कि बॉस मारिवाना ग्रास, यही काम पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन दिल्ली में ड्रिंक के बाद लड़के बोलते हैं यहां पे सरकार ने कश लिया और सरकार ने बोला कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ये देखो चर्च एक्सपोर्ट करो, डॉलर लाओ, उस डॉलर से चर्च खरीदो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, जब भी मैं बोलता हूं ना मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स, मैं बड़ी जोर से बोलता हूं, लेकिन इस वक्त मैं होटल के कमरे में हूं जैसा आपको दिख रहा है, और इसलिए थोड़ा सा डिसेंसी के लिहाज से आवाज अपनी कम करनी पड़ेगी मुझे, तो मैंने अपनी आवाज धीमी कर रखी है दोस्तों। एनीवे, डॉक्टर जयशंकर गए पब्लिक फंक्शन में, जैसे कि जाते हैं बड़े बड़े नेता जाते हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब भी गए और वहां पे पीओके के बारे में यह बोला उन्होंने कि साहब देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही चाहती हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान वापस भारत में आ जाए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला, और इसके ऊपर कई बार बात हो चुकी है। मिस्टर राजनाथ सिंह हैं अपने डिफेंस मिनिस्टर, वो भी इस पे कई बातें कर चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान भी हम आपके सामने ला चुके हैं, जहां पे फारूक अब्दुल्ला साहब को अंग विशेष में बहुत खुजली हुई थी और उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी और उनके पास एटम बम है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये ऐसी चीज है जिसको जैसी राजनीतिक रोटी सेकनी होती है, खासतौर से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती टाइप के लोग, वो वैसी रोटी सेक देते हैं। आइए हम ये देखते हैं कि डॉक्टर जयशंकर ने बोला क्या, फिर उसके बाद इसको एनालाइज करते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ये गार्गी कॉलेज गए। गार्गी कॉलेज एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, और यहां पे गए और बोला कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि वापस भारत में आ जाए। उन्होंने बोला कि पीओके का जो इशू है, 370-35 से हटने के बाद ज्यादा प्रोमिनेंस में आया, दुनिया की नजरों में आया, था पहले भी, लेकिन देखिए हर समय पाकिस्तान ने रोना रोया, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये तो फ्रॉड है ना पूरा मामला, पाकिस्तान का तो चोरी वाला मामला है, 420 का मामला है, दोगलेबाजी का, 2 नंबर का मामला है, फ्रॉडियापन है पूरा। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो दोस्तों हमने 370-35 से हटाया है ना, अब गंगा जी यूं बह रही है, कश्मीर में तरक्की हुई है, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो खड़े हो गए। कोई फौज भेजने की जरूरत नहीं है पीओके के अंदर, वो लोग खड़े हो गए, वो कहते हैं यार हमें भारत का हिस्सा बनना है, ये जमीन के साथ हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, नॉट जस्ट द पीपल बट ऑल्सो द लैंड, एंड दे सेइंग हमें नहीं रहना पाकिस्तान। पाकिस्तानियों ने, मैं बताता हूं वो लोग बात क्या करते हैं। पाकिस्तानियों ने क्या करा है कि कश्मीर को लेकर बहुत पैसे बनाए, और ऐसा नहीं कि सरकार जो पाकिस्तान की उसने पैसे बनाए, मैं वो भी मान लेता यार, ठीक है कि देश के नाम पे लोग 10 काम करते हैं, जब तक देश का भला हो तो काला काम भी सफेद हो जाता है, क्योंकि देश के हित में है, ऐसा नहीं। अब मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन कितने साल रहे वो, और कितनी बार रहे? मौलाना फजलुर रहमान ने कश्मीर का गाना गा गा के अपनी जेबें भरी, अपनी तिजोरियां भरी, लेकिन सो कॉल्ड कश्मीर कॉज, जो कि हर एक पाकिस्तानी के दिल की धड़कन के बिल्कुल बगल वाले प्लॉट में रहती है, मौलाना साहब ने क्या कर दिया? ये बात है, मौलाना ने करा क्या कश्मीर के लिए, कश्मीर कॉज के लिए करा क्या? कुछ नहीं करा। एसयूवी मिल गई, नौकर चाकर मिल गए, सिक्योरिटी मिल गई, बंगला मिल गया, कश्मीर कश्मीर। तो सब लोगों ने फायदा उठाया है पाकिस्तान में, और अब कश्मीरी कह रहे हैं कि यार हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए, हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गए गार्गी कॉलेज, और वहां पे बोला कि टेक इवन आर्टिकल 370, कहते हैं लोग अज्यूम करते हैं कि 370 को चेंज नहीं करा जा सकता, और यह हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा मतलब पहले लोग सोचते थे कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज द पॉलिटिक्स ऑफ द डे हैज ड्रिवन इट वेरी डीपली इनटू पब्लिक कॉन्शियसनेस।
उनका ये कहने का मतलब है कि जो 370-35 से लोगों ने मान के चले थे लोग कि हमारी राजनीति ऐसी है, हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है कि इसका होना एक मजबूरी है यार, एक जिसको कहते हैं कड़वा घूंट है, हमें पीना पड़ेगा, 370-35 के साथ जीना पड़ेगा, राजनीति है ऐसी, पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं कर सकते यार, कुछ नहीं कर सकते। और महबूबा मुफ्ती के परिवार ने, फारूक अब्दुल्ला के परिवार ने, और इन दोनों ने ये बोला कि भाई अगर 370-35 से हट गया तो फिर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, कांधा देने वाला नहीं होगा, भारत का नाम लेने वाला नहीं होगा, भारत एक बारूद के ढेर पे। देखो कितनी औकात है इन लोगों की यार, कितनी औकात हो गई इन लोगों की। ये दो कौड़ी के अब्दुल्ला, दो कौड़ी के, ये कह रहे हैं कि भारत ऐसा है जैसे बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। दोस्तों कश्मीर आपको पता है कितना बड़ा है? नोएडा से अगर आप मथुरा जाएंगे ना, नोएडा से मथुरा, उससे कम में खत्म हो जाता है कश्मीर, उससे कम में खत्म हो जाता है। और नोएडा से मथुरा की क्या बात कर रहे हैं, परी चौक से मथुरा, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि नोएडा से ग्रेटर नोएडा खुद करीब 35 किलोमीटर दूर है यार। इतने में खत्म हो जाता है। और बातें ऐसी बड़ी बड़ी कि यार आप बोलोगे पता नहीं इसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, कश्मीर की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। ये कहानियां 75 साल से कश्मीरियों को भी सुनाई, बेचारे भोले वाले कश्मीरी, वो भी इस फ्रॉड में बेचारे उनको कंफ्यूज हो गए वो लोग यार, कश्मीरी भी कंफ्यूज हो गए कि यार ये बोल रहा होगा कुछ ना कुछ, तो कुछ थी नहीं बात। यही डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि एक बार हमने ये फैसला कर लिया कि हमें 370-35 से हटाना है तो क्या हुआ, कख नहीं हुआ। भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है, और ज्यादा लहरा रहा है, और शान से लहरा रहा है। और बताओ, इन सबको जेल में डाल दिया, इन सबको जेल में डाल दिया, साल भर जेल में रहे, बिल्कुल टाइट होकर आए बाहर, ये बिल्कुल फ्रेश, सारे पुर्जे रवा इन सबके। क्या महबूबा मुफ्ती परिवार के या फारूक अब्दुल्ला परिवार के, सबके पुर्जे रवा हो गए। उसके बाद वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और आम कश्मीरी कह रहा है साहब देखो 370-35 यार, 370-35 से में पता है आपको कश्मीरियों को इतना झूठ बोला इन दोनों परिवारों ने, एक आम कश्मीरी को इतना कंफ्यूज करा कि 370-35 से तुम्हारी एक शनाख्त है, शनाख्त चली जाएगी, तुम्हारे घरों पे हिंदू आ जाएंगे दिल्ली से, और हिंदू तुम्हारे घरों पे कब्जा कर लेंगे, तुम्हें लात मार के तुम्हारे खेतों से, तुम्हारे घरों से निकाल देंगे। ये सब इन्होंने स्टोरी सुनाई। अब इतना टाइम हो गया 370-35 से हटे हुए, अब दोस्तों इतना टाइम हो गया 370-35 से हटे हुए, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कश्मीर की जमीन में। अब मुझे ले लीजिए, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मेरा दिमाग खराब है, मैं कश्मीर में जमीन लूंगा, क्यों लूंगा, होगी जन्नत यार। और मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है कश्मीर, मैं तो बहुत पसंद करता हूं कश्मीरियों को भी, कश्मीर को भी। लेकिन मैं जाऊंगा, रहूंगा 3-4 दिन, वापस आ जाऊंगा। अगर मेरे पास 1-2 करोड़ रुपए हैं, मेरा दिमाग खराब है, मैं कश्मीर में जमीन खरीदूंगा। मेरा दिमाग खराब है, मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, मैं कश्मीर में जाके लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्या मिलना है? क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है, क्योंकि वादियां बड़ी खूबसूरत हैं। और भाई साहब साल में 10 दिन की आपको मुश्किल से छुट्टी नहीं मिल पाती, 10 दिन की। आप 10 दिन की छुट्टी, आप बढ़िया जाके ललित में रहोगे, आप बढ़िया जाके ताज में रहोगे, वहां पे दुनिया भर के होटल्स हैं, रेडिसन है, आप वहां पे रहोगे। मैं तो फौज के साथ रहता हूं, मैं कहीं पे भी रहता हूं यार, आप क्यों खर्च करोगे वहां पे पैसा? आपके पास अगर 2 करोड़, गौरव वारिया को छोड़ दो, किसी और को, किसके पास 2 करोड़, नोएडा में घर खरीदेगा, गुड़गांव में खरीदेगा यार, फ्लैट खरीदेगा, दिल्ली में फ्लैट खरीदेगा, वो क्यों कश्मीर में पैसा लाए? इन्होंने ऐसे ही झूठ बोल बोल के सबको डरा दिया। एनीवे, तो ये बोला डॉक्टर जयशंकर ने कि व्हाट हैज हैपेंड टुडे इज दैट बिकॉज वी हैव फाइनली टेकन द राइट डिसीजन ऑन 370 इन द माइंड ऑफ आवर ओन पीपल टुडे द पीओके इश्यू हैज कम टू द फोरफ्रंट ऑफ देयर थिंकिंग। ये साफ सीधी बात है, और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। मुझसे भी दोस्तों, मैं तो सिर्फ कंटेंट बनाता हूं आप लोगों के लिए, मुझसे ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कोई मुझसे सवाल ये नहीं पूछता कि पीओके का क्या हो रहा है, पीओके का क्या हो रहा है। और ये पता है क्यों हुआ है? ये सबसे बड़ी बात 370-35 से हट गया तो आज की तारीख में ना, जो उस पार वाले भी हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, उन लोगों के दिल में उम्मीद जाग गई यार। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हो सकता है, ये हो सकता है, मुमकिन है, अब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान वाले लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, आप इनके यूट्यूब वीडियोस देखना, खोल के कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, हो जाएगा। क्लैरिटी इन गवर्नेंस, क्लैरिटी इन पॉलिसी, तो इनके दिमाग में क्लैरिटी है दोस्तों, क्लैरिटी इन गवर्नेंस, क्लैरिटी इन पॉलिसी। आपको बात समझ में आ गई? अब दोस्तों मैं आता हूं दूसरी बात पे। डॉक्टर जयशंकर ने ये पूरी बात करी, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी यूएन
यूके पीएनपी एंड जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अनाउंस द मार्च टू रेज इश्यूज। अब ये क्या कह रहे हैं लोग जो कश्मीरी हैं, इसके बारे में भी बातचीत हुई है कि कश्मीर में एक लॉन्ग मार्च बोला है 11 मई को होगा। आज 9 तारीख है, तो परसों एक लॉन्ग मार्च होने वाला है। लोग कह रहे हैं यहां पे इन्फ्लेशन, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, बिजली नहीं है, एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीओजेकेज नेचुरल रिसोर्सेस। अयूब मिर्जा साहब हैं, अमजद अयूब मिर्जा, ये पीओके के एक्टिविस्ट हैं। ये कहते हैं कि पीओजेके के लोगों को तनख्वाही नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली। और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बोला है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ पंजाब प्रोविंस पुलिस एंड फ्रंटियर कोर टू सैबोटाज द सिट इन, जो 11 तारीख को सिट इन हो रहा है, लॉन्ग मार्च हो रहा है, फिर सिट इन होगा। तो अब इन्होंने पंजाब से पुलिस वाले, क्योंकि ये कश्मीरी पुलिस को, जो वहां पे लोग हैं पीओजेके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वहां की पुलिस को ट्रस्ट नहीं करते ये लोग। ये कहते हैं लोग मिले हुए हैं इनसे, तो उन्होंने पंजाबी पुलिस वाले भेजे हैं लाहौर से, लाहौरिये, सियालकोटिये, वहां से भेज रखे कि ये लोग जाके वहां पे लोगों को टाइट करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और दोस्तों, पाकिस्तान ने पता है इस चीज का जबरदस्त जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को। आप सुनेंगे, आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए पाकिस्तान क्या कहता है। पाकिस्तान ने बोला है साहब, कश्मीर, फिलिस्तीन, ये सब एक तरफ, ठीक है जी, कश्मीर भी चलेगा, फिलिस्तीन भी चलेगा, सारे मुद्दे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले टाइट होना है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में सबको टाइट होना है। अब टाइट कैसे होंगे पाकिस्तानी? देखो, पाकिस्तान ने बोला है कि जो कैनबिस है, जो marijuana है, ठीक है, जो ग्रास है, अब ये है क्या चीज? अफीम, इसकी खेती करो। जो ग्रास होती है marijuana, उसकी खेती करो और उससे पैसे कमाओ। ये पाकिस्तान ने अपना मन बना लिया दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान ने फरवरी में एस्टैब्लिश करा था कैनबिस कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, CCRA, टू रेगुलेट कल्टिवेशन, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कैनबिस डेरिवेटिव्स। अच्छा, कैनबिस का कई चीजों में, दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन पाकिस्तान ने बोला है यार कि पाकिस्तान में देखो गेहूं ठीक से नहीं उग पाता, पाकिस्तान में गेहूं ठीक से नहीं उग पाता, पाकिस्तान में चावल भी ठीक से नहीं उग पाता, और मिट्टी बड़ी जरखेज है। ये इकबाल को कोट करते रहते हैं कि मिट्टी बड़ी जरखेज है, ये सब बकवास करते हैं। ये बड़ी अच्छी उगती, पता नहीं क्यों पाकिस्तान में, क्या कारण है? मिट्टी में ही कुछ है ऐसा इनके गड़बड़, 2 नंबरी है पाकिस्तान की मिट्टी में, कि यहां पे ये सब चीजें ये बहुत बढ़िया उगती हैं। पॉपी कल्टिवेशन है इनका, ठीक है, और marijuana, ठीक है जी, ये अफीम यानी कि ओपीएम जो होती है, ये सारी के सारे जो ड्रग्स होते हैं ना, जो नेचुरली ग्रोन होते हैं, ये पाकिस्तान में बड़ा उगते हैं बढ़िया तरीके से यार। इसमें बड़ा इनको मजा आता है पाकिस्तान में। और मिट्टी पाकिस्तान की इसीलिए बनी भी हुई है। वो मिट्टी ऊपर वाले ने, अल्लाह ने जब पाकिस्तान की मिट्टी बनाई थी, ये सोच के बनाई थी कि ये जो है बच्चे इस मिट्टी के पैदावार ये अफीम उगाएंगे, ये चर्च पैदा करेंगे। तो अब पाकिस्तान ने बोल दिया कि ड्रग्स बेचो भाई और इसको लीगल करो। निकी एशिया ने बोला है कि पाकिस्तान होप्स टू टेक एडवांटेज ऑफ कंड्यूसिव ग्रोइंग। ओए ओए, ये भी तो यही कह रहा है निकी एशिया, जो मैं बोल रहा हूं। निकी एशिया ने यही बोला है जो गौरव आर्या ने बोला है, इस्लामिक रिपब्लिक कुड यूज कैनबिस टू जनरेट रेवेन्यू थ्रू एक्सपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, चर्च एक्सपोर्ट करो, डॉलर लाओ, उस डॉलर से चर्च खरीदो, सीधा जन्नत जाओ। अब जन्नत जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है भाई। यू डोंट हैव टू डाई टू गो टू जन्नत। एक कश लगाइए, डायरेक्ट जन्नत पहुंचिए 2 मिनट के अंदर। ये गारंटी कर रहा है पाकिस्तान। सैयद हुसैन अबीदी, चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, टोल्ड अल जजीरा दैट पाकिस्तान, इन्होंने अल जजीरा को बताया कि भाई एक्सपोर्ट करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक सेल्स, इससे पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पाकिस्तान पास्ट में गधे और कुत्ते चीन को बेच चुका है, गधे और कुत्ते चीन को बेच चुका है, ये सोच के कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब इमरान खान प्रधानमंत्री बना था, उसने प्रधानमंत्री निवास में भैंसें थी वो बेच दी थी, बोला था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इससे निकलेगा, डॉलर कमाएंगे भैंसें बेच के। अब इन्होंने लेटेस्ट स्कीम इनकी आई है कि बॉस, marijuana, ग्रास, रोल इट बेबी एंड स्मोक इट। ये पाकिस्तानी, बट पाकिस्तानी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन इस चीज का पाकिस्तान में इतना ज्यादा है यार। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इतना पैदा नहीं कर पाएगा कि एक्सपोर्ट करे। पाकिस्तानी खुद इतने शौकीन हैं। ये देखिए, किसी भी पाकिस्तानी को अगर ये सब मिल जाता है तो आप सोचिए उसके लिए गजवा हिंद कितना आसान हो जाएगा।
उसके पास तेज दौड़ने और उड़ने वाले घोड़े भी आ जाएंगे अपने आप। एक कश लगाया, इसके पास 20 फुट की तलवार भी आ जाएगी, इसके पास 100 बंदों की ताकत भी आ जाएगी। पाकिस्तानियों के पास एक कश लगाया और भाई साहब वो दिल्ली के अंदर घुसे। मैं बता रहा हूं, लाहौर में बैठे बैठे कश लगा रहा है पाकिस्तानी। अटैक, अटैक कर दो इंडिया को, अटैक, हिंदुओं को मारो, गजवाए हिंद। फूका, घोड़े पे चढ़े, पहुंच गए। ठीक है, वहां पे कहां पहुंच गए? सीधा का सीधा कनॉट प्लेस। अब कनॉट प्लेस के सर्कल में लाल बत्ती से इन्होंने राउंड लिया और वहां से अटैक करना शुरू करा। वो कनॉट प्लेस की जो आउटर सर्कल की लाल बत्ती है, वहां से गजवा हिंद शुरू करेंगे पाकिस्तानी। एक कश लेना है, पहुंच जाएंगे सीपी में, आपको बता रहा हूं। मान के चलिए, ये देखिए क्या बोल क्या रहा है। आप लोग समझ रहे हैं मजाक कर रहा हूं? कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक, पाकिस्तान इकोनॉमी फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस विद एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 25% एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फोर्थ लोएस्ट पेस at 1.9%, making it the worst economic crisis since the formation of the country. वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जब से ये लोग पैदा हुए हैं, बदनसीबी से 14 अगस्त 47 को। अब इसके अंदर बोला है कि सब खाएंगे भाई। अब जब चरस बटेगी तो सबकी जेब में फिर आएगा खजूर। तो इसमें जो इन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी के भी लोग हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं और अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी लोग हैं। ये मिलके सब कुछ, ये कैनबिस, marijuana, अफीम, ये सारे के सारे ये जितने ड्रग्स हैं ये लोग उगाएंगे। इन्होंने बोला है कि अब सरकार उगाएगी। जैसे दिल्ली में कहते हैं ना, हट जा पीछे, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। यही काम पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन दिल्ली में ड्रिंक के बाद लड़के बोलते हैं यहां पे सरकार ने कश लिया और सरकार ने बोला कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ये देखो, कैनबिस और हेम्प इज नॉट ओनली अ psychoactive substance but also used for medicinal purposes including treating anxiety, depression and chronic pain. मुझे तो लगता है एंजाइटी, डिप्रेशन और क्रॉनिक पेन ये पाकिस्तानियों को इंटरनली इसकी बहुत जरूरत है। एंजाइटी उनको रहती है, डिप्रेशन भी रहता है और क्रॉनिक पेन तो है ही अंग विशेष में इनका। पाकिस्तान के हेल्थ केयर प्रोफेशनल सपोर्ट लीगलाइजेशन। पाकिस्तान के डॉक्टर भी कहते हैं लगाओ एक एक कश। भाई आपने एक दो कश लगा लिए, फिर अस्पताल क्या यार? अस्पताल चलाएंगे, उसके बाद आप अस्पताल में भर्ती नहीं होंगे। एक कश लेने के बाद आप बोलेंगे इस अस्पताल का डायरेक्टर मैं हूं, मैं चलाऊंगा इस अस्पताल को। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? इतने बड़े हो गए, आज तक मैच्योरिटी नहीं है। ये देखो, द रेगुलेशन इंपोजेस स्ट्रिक्ट फाइन्स। अगर किसी ने मजे मस्ती में ये पी लिया तो इसके ऊपर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का फाइन है। अगर एक बंदे ने मजे मजे में ये ले लिया, बिल्कुल बोला कि आज तो पार्टी है, और पाकिस्तानी कंपनियों के लिए 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपए का इसमें जिसको कहते हैं कि देयर इज अ फाइन। लेकिन वही चीज है पाकिस्तान में यार, जिसको दारू पीनी होती है वो क्या करता है? वो डॉक्टर से लिखवा लेता है। डॉक्टर को 200 रुपए दिए, डॉक्टर ने लिख दिया कि इसको सर्दी लगी, इसको ब्रांडी चाहिए। ठीक है, वो ब्रांडी फिर विस्की बन जाती है, वो रम बन जाती है, वो तो आपस में मैनेजमेंट है। ये डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि चरस अफीम को लीगल करो। पाकिस्तान में शोरूम होंगे, ठीक है, खान चरस। आप सोचो, खान चरस ये होगा पाकिस्तान में। चश्मा नीचे, यस, खान चरस। अब खान यार मुझे फार्मर्स खुश हैं पाकिस्तान में, जो किसान है किसान कह रहे हैं यार गेहूं चावल दाल वाल ये सब उगाने से, सब्जियां उगाने से तो नहीं कमा पाते हम लोग पैसा। उसमें तो सस्टेनेंस एग्रीकल्चर बड़ी मुश्किल से हो पाता है, खा पी पाते हैं बड़ी मुश्किल से। इसमें सबके पास एसयूवी आ जाएगी, सारे किसान पाकिस्तान के फॉर्च्यूनर चलाएंगे। देखो, उसने बोला है कि चरस उगाओ, एवरीथिंग, कैनबिस शैनबिस। खेत होने चाहिए इसके, लहलाते हुए खेत। जैसे हम लोग कहते हैं ना, पंजाब में जाओ तो हमारे पंजाब में लहलाते हुए सरसों के खेत है, इंडियन पंजाब में सरसों के खेत है। पाकिस्तानी पंजाब में जाओ तो फिर आपको दिखाएगा ग्रास ही ग्रास हो रही है, लहलाते हुए खेत। अफीम की खेती ऊपर हो रही है पहाड़ों में इनके। ये सब चलेगा पाकिस्तान में यार। डॉक्टर जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि हम पीओके को लेके रहेंगे और पीओके हिस्सा बन जाएगा भारत का। डॉक्टर जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि साहब गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बन जाएगा। पाकिस्तानी कह रहे हैं तुम्हें जो करना है करो, हम तो यहां पे गजवा हिंद। ये चल रहा है भाई वहां पे। सवाल और जवाब
अभिजीत रेड्डी जी कहते हैं, व्हाट आर योर व्यूज ऑन इन्वेडर्स लाइक मुगल, अरब, तुर्क? आप मुगल, अरब और तुर्क जो इन्वेडर्स थे उनके बारे में क्या सोचते हैं? ये कहते हैं अभिजीत रेड्डी, जो मेरे दोस्त हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ये इनको नेशन बिल्डर समझते हैं, इंडियन समझते हैं, लिबरल समझते हैं. Do they read different books from us or is it something else? Recently I've been listening to various podcasts regarding history and it seems like we've been taught wrong history. मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं अभिजीत रेड्डी साहब. ये जो मुगल, अरब, तुर्क जो आए थे चोरो चक्के थे, ठीक है ना, इनको किसी ने नहीं बुलाया, खुद ही आ गए. क्यों आए? लालच. इस्लाम का बहाना था कि हमें इस्लाम फैलानी है. इस्लाम तो फैली नहीं भाई. खुद ये कहते हैं कि 800 साल मुस्लिम रूल रहा. इन्होंने 100 साल में तो ईरान को कन्वर्ट कर दिया. 100 साल में ईरान कन्वर्ट कर दिया. 100-200 साल में पूरा मिस्र जो था, इजिप्ट, उसको कन्वर्ट कर दिया. जहां पे भी गए 100-200 साल में पूरे देश निपटा दिए. यहां पे 800 साल में क्यों नहीं कर पाए? जबकि 800 साल में पूरा रूल नहीं रहा. वहां पे हिंदू रूल भी रहा, अलग रूल्स भी रहे. तो ऐसी बात नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान पे मुसलमानों का राज था. ऐसा कभी नहीं हुआ. देयर वर ऑलवेज बिग पॉकेट्स वेयर दे डिड नॉट रूल. ठीक है, पहली बात तो ये है. बट छोड़ दीजिए इस बात को, मान के चलिए, लेट अस अज्यूम दैट दे रूल्ड ऑल ओवर. ठीक है, अज्यूम करते हैं, हाइपोथेटिकल, फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक आर्ग्यूमेंट. ये क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाए? ये क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाए? आज भी हिंदुस्तान 84-85% हिंदू है. ऐसा क्यों है? सोचिएगा इसके बारे में. हर एक देश दुनिया का कन्वर्ट कर दिया, भारत नहीं कर पाए. क्यों? बाकी सब देश गरीब थे ज्यादातर, भारत अमीर था. ये आए लूटने के चक्कर में थे ये. ठीक है, और कुछ यहां से पुशबैक इतना जबरदस्त मिला कि दुनिया में कहीं इतना पुशबैक नहीं मिला. जो इन्वेडर्स आए थे ना बाहर से, उनको कभी इतना पुशबैक नहीं मिला जितना भारत से मिला. ये कभी भारत को पूरी तरीके से कॉन्कर नहीं कर पाया. और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो आपके दोस्त हैं ना, ये बेवकूफ हैं, इनको कुछ नहीं आता. Whatever they want to believe, they can believe. Who cares? But I just want to tell you that when the British, quote unquote, took over India, सही शब्द नहीं है took over India, सही लफ्ज नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए कह रहा हूं. जब भारत पे अंग्रेज शासन शुरू हुआ था तो उन्होंने मुगलों से नहीं लिया था भारत. यहां पे मराठा साम्राज्य था. आपको पता होना चाहिए. और आपके जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं ना, मुझे नहीं लगता उनको हो पाएगा यूपीएससी में, क्योंकि इनका दिमाग ही खराब है. लेकिन आप ये लगा लीजिए कि मुगल सल्तनत औरंगजेब के बाद इतनी बुरी टूटी है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा सेना ने औरंगजेब की खिड़कियां खड़का दी थी, उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि क्या हुआ होगा यहां पे भारत में. औरंगजेब मारा मारा बेचारा, डिप्रेशन से मरा. और उसके बाद जितने भी मुगल राजा महाराजा आए, इनके सुल्तान, व्हाटएवर, XYZ, उनका बहुत बुरा हाल था. फिर उसके बाद जब तक बहादुर शाह जफर के समय तक मुगल साम्राज्य तो कुछ नहीं था. ये सिर्फ ये जो दिल्ली 6 है ना, वो भी जो वॉल्ड सिटी वाला एरिया, वही बन के रह गया था मुगल साम्राज्य. कुछ ही नहीं था, इनकी सल्तनत थी नहीं. तो ये जो लोग कहते हैं कि 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है जी, उसके बाद भारत में पूरी तरीके से अंग्रेजों का शासन रहा और मुगलों से लिया, नो, ये झूठ है, ये फरेब है, ये फ्रॉड है. हर्षिल मेहता जी, जय हिंद मेजर सर. जय हिंद हर्षिल जी. व्हाट इज द बेस्ट डेटरेंस अगेंस्ट टेररिज्म? बेस्ट डेटरेंस अगेंस्ट टेररिज्म इज प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक. इसके अलावा कोई डेटरेंस नहीं है. इट इज ओनली प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक. एंड यू मस्ट टेल द इंडियन आर्मी, instructions must be passed to the Indian army to ignore the line of control. Just ignore the line of control. Hot pursuit. Hit Pakistan army. Your main enemy is the Pakistan army. Your number 2 enemy is Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. Number 1 enemy is the Pakistan army. दूसरा सवाल, which of the following approach we should undertake and adopt as an instrument of state policy against cross-border terrorism in particular? इट इज प्रोएक्टिव एंड प्रीएम्प्टिव, दोनों. आपने बोला प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, प्रीएम्प्टिव. प्रोएक्टिव एंड प्रीएम्प्टिव. ठोको. पाकिस्तान को तब मत ठोको जब पाकिस्तान कुछ करे या आपको लगता है, आपको शक हो कि पाकिस्तान कुछ करने वाला है. पाकिस्तान चुपचाप बैठा है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, अमन शांति की बात कर रहा है, तब जाके उसको ठोको. उसको ठोकते रहो, घास काटते रहो, पाकिस्तान तमीज में रहेगा.
ये पाकिस्तानियों का ये है कि थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, ये अपने कपड़े के बाहर आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनको इनकी छटाई होनी चाहिए रेगुलरली, जैसे घास कटती है ना, लॉन की घास कटती है, इसमें घास की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी घास कटती है, लॉन प्यारा लगता है। दैट इज द अप्रोच टू टेक टुवर्ड्स पाकिस्तान। उत्कर्ष रावल जी कहते हैं, सर रिसेंटली सुब्रमण्यम स्वामी ने क्लेम कराया एक बार और कि पहले भी कि इंडिया का 465 किलोमीटर का बॉर्डर जमीन चाइना ने हत्या ली और उस पर कंस्ट्रक्शन कर रही है, इस पर मोदी सरकार चुप है और मीडिया भी कवर कर रही है। सर व्हाट इज द ट्रूथ? देखिए, बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी को पूरी आजादी है, पूरी आजादी है, भारत का संविधान उनको आजादी देता है। मैं कहता हूं सिर्फ 4065 किलोमीटर क्यों, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ये भी कह सकते हैं कि 40,000 किलोमीटर, वो भी कह सकते हैं आज की तारीख में कि अगर आप दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली भी चाइनीज टेरिटरी, वो कह सकते हैं कुछ भी, स्वामी साहब कह सकते हैं, उनका पूरा अधिकार है। स्वामी साहब पिछली बार कब गए थे लद्दाख, आप इनसे पूछिए, इनको कैसे पता, कैसे पता? सबसे पहले ये मत पूछिए कि व्हाट इज द ट्रूथ, आप मुझसे पूछ रहे हैं उत्कर्ष जी कि मेजर साहब ट्रूथ क्या है। ट्रूथ, एक मिनट मैं आपको बताता हूं कि ट्रूथ कैसे पता लगानी है। आप डॉक्टर स्वामी से ये पूछिए कि सर आप बताइए आपको कैसे पता, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर नॉलेज। ये बात इंडियन आर्मी को नहीं पता, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं पता, ये सरकार को नहीं पता, ये डॉक्टर स्वामी को पता है। तो भैया ये कमाल डॉक्टर स्वामी कर सकते हैं, वही बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा, उनके सामने तो मैं बड़ा छोटा आदमी हूं। और राउंड ऑफ कर देते ये 4065 किलोमीटर, सीधा 5000 करो ना सर, क्या आपने 4065 किलोमीटर, तो ऐसी अजीब सा फिगर है ये। सीधा बोलो लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, पांचों एरिया जा चुके हैं। अगली बार कोई छुट्टी मनाने नैनीताल जाएगा तो ये कह देना कि डॉक्टर स्वामी ने बोला चाइनीज टेरिटरी है भैया। नैनीताल, भीमताल, तल्लीताल, मल्लीताल, जौन से भी ताल में जाओगे। और मीडिया भी छुपा रही है, ये देखो, और मीडिया भी कवर कर रही है उसको, यानी कि मीडिया उसके ऊपर पर्दा। ये सब देखिए, ये सब भाई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं। आपको कुछ ना कुछ बोलना है, रेगुलरली बोलना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप सुर्खियों में बने रहें। मैं डॉक्टर स्वामी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, उनका अधिकार है बोलने का, लेकिन ये सब तरीके होते हैं कि किसी तरीके से आप खबर में बने रहें, वरना कैसे खबर में बने रहेंगे आप बताइए। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं खबर में तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वरना मीडिया पागल है जो मेरे पास आएगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे घर के आगे टेलीविजन कैमरा लगे रहें और मैं अपने आप को टीवी पे देखूं, तो या तो मैं नौकरी कर लूं टीवी चैनल में, या मेरी तरह कंसल्टेंसी कर लो, या फिर मैं ऐसा कुछ लंबा कांड कर दूं कि लोग बोले भाई साहब खबर बनती है, ऐसी खबर बनती है। ये प्रमोद कुमार जी का कहना है, मेजर सर भारत माता की जय। मेरे पास एक सवाल है, ये इंडियन मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम्स एंड मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड हैव नॉट स्पोकन अबाउट रोहिंग्या जेनोसाइड और इवन Uyghur Muslims. Why is it that Palestinian get so much of attention and support while Rohingya and other get almost nothing? इनका ये सवाल है कि साहब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं या फिर और Uyghur मुसलमान हैं चाइना में, जिनके खिलाफ भी गलत हो रहा है, उसके बारे में इंडिया के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान कभी इनके बारे में नहीं बोलते, पर पैलेस्टीन के बारे में सब लोग बहुत बोलते हैं। पूरी मुस्लिम कंट्रीज का इन्होंने जिक्र करा है कि ऐसा क्यों है भाई? ऐसे सिंपल सी ये बात है कि ये यहूदियों के खिलाफ नफरत सिखाई गई है, राइट। सही अल बुखारी एक किताब है, रिलीजियस बुक है, सही अल बुखारी पढ़िए, आपको पता लग जाएगा उसमें क्या लिखा है और यहूदियों के खिलाफ नफरत क्यों है। ये जो पूरा मामला है इसका पैलेस्टीन से दोस्त कुछ लेना देना नहीं है, 1% भी लेना देना नहीं है। ये गाजा फाजा ये सब जितनी भी चीजें हैं ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड है। सही अल बुखारी में ये बोला है कि जिस दिन कयामत आएगी उस दिन यहूदी पेड़ के पीछे छुपेगा और पत्थर के पीछे छुपेगा, और वो पेड़ और पत्थर गवाही देंगे और मुसलमान को बोलेंगे कि या मुसलमान या मोमिन, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, तू आ और इसकी गर्दन उतार। ये सही अल बुखारी में लिखा है भाई, आप जाके चेक कर लें। इंटरनेट पे जाएं गूगल पे और आप लिखें सही अल बुखारी, ठीक है, जूज के बारे में आप लिख दें, उसमें आपको सब पता लग जाएगा क्या लिखा है। तो ये सिखलाई है बेसिकली,
ये सिखलाई है भाई। सऊदी अरब ने बॉम्बिंग करी, ठीक है, यमन सीरिया पता नहीं कहां का बम गिराए, 3 लाख मुसलमान मर गए। मुसलमानों ने 3 लाख मुसलमान निपटा दिया। सऊदी अरब में भी मुस्लिम है, वहां पे मुस्लिम है, 3 लाख मुसलमान मर गए। आपको पता भी है इसके बारे में? आपको पता भी है? नहीं पता, किसी को दो कौड़ी का फर्क नहीं। वो जब यहूदी बीच में आएगा तब ये यूएस की यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी होंगी और हाय तौबा भी होगी और छाती भी पीटी जाएगी। ये सारा मामला रिलीजियस है, इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी, इसका कोई लेना देना नहीं है फिलिस्तीन से। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।